हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेमेंट मटेरियल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाईवे इंजीनियरिंग का, जिससे कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो सके, आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद हो सकें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है हमारा डे 4 है SSC JEE 90 डेज़ क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे इस 90 डेज़ के क्रैश कोर्स से जुड़ सकें और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकें और अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। और अगर अभी तक आपने अपने सिलेबस को कवर नहीं किया, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आप अपने सिलेबस को कवर कर लें। तो ये जो 90 डेज़ का क्रैश कोर्स है आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं और आपका भी सिलेबस हमारे साथ साथ कवर हो जाएगा। आप हमारे साथ नोट्स बना सकते हैं, मैं भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जिन भी दोस्तों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख लें, जिससे कि उनके बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएँ हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और इसके बाद जो आगे के सब्जेक्ट्स आएंगे वो एज ऑन कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो नोट्स जितने भी अभी तक के लेक्चर्स मैंने चलाए हैं, उनके नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो आप प्लीज़ से चेकआउट कर लें, जिससे कि आपको नोट्स मिल सके। टेलीग्राम चैनल का स्टडी सिविल विद सिविल, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो स्टडी सिविल विद सिविल सर्च करके जुड़ सकते हैं। और अगर बात करूं कि इस टॉपिक के बारे में, अब आते हैं टॉपिक पे कि पेमेंट मटेरियल के बारे में। तो पेमेंट मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ना सिर्फ SSC JEE में बल्कि अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी। तो आप मेक श्योर करिए कि आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपकी ये टॉपिक्स क्लियर हो सकें। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम पेमेंट मटेरियल, हाईवे मटेरियल की। तो हाईवे मटेरियल में जो हमारा सबसे बेसिक जो मटेरियल है, जो हमको लगता है, वो है हमारा सॉइल। सबसे बेसिक मटेरियल, ठीक है। तो जो सॉइल है उसे हम दो तरह से टेस्ट कर सकते हैं, एक है CBR टेस्ट और एक है प्लेट बियरिंग टेस्ट, ठीक है। CBR टेस्ट और प्लेट बियरिंग टेस्ट। CBR का मतलब होता है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। तो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट होता है। अगर इसके बारे में हम छोटी सी बात करें थोड़ा बहुत, तो जो है ये इस टेस्ट के थ्रू, CBR टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, सॉइल की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए होता है। यानी कि इस टेस्ट के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए जो सॉइल लगने वाला है, जो आप सबग्रेड प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके बारे में ही, उसकी स्टेबिलिटी को ही चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट है वो आपका कैसा टेस्ट है, ये जो टेस्ट है वो आपका इंपेरिकल टेस्ट है। और अगर हम बात करते हैं प्लेट बियरिंग टेस्ट की, तो जो प्लेट बियरिंग टेस्ट है वो आपका मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन डिटरमाइन करता है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमें पता चले कि जो है आपका सबग्रेड है वो किस तरह का है। उसके बाद अगर इस टेस्ट की बात करें तो ये जो है लैब एज वेल एज फील्ड टेस्ट है, यानी कि ये लैब और फील्ड दोनों में किया जा सकता है। और ये जो टेस्ट है वो फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड पेमेंट, यानी दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। जो प्लेट बियरिंग टेस्ट है वो फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड पेमेंट दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। और चलिए अगर हम डिटेल में देखें CBR टेस्ट क्या होता है, डिटेल में देखें कि प्लेट बेयरिंग टेस्ट क्या होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं CBR टेस्ट जो होता है वो सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको बताया, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए यूज़ होता है। और ये एक तरह का इंपेरिकल टेस्ट है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सॉइल के स्टेबिलिटी या फिर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे जो हम सॉइल सैंपल लेते हैं, सॉइल सैंपल का एरिया अगर हम देखें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सॉइल सैंपल लेंगे तो किसी एरिया पे ही हम टेस्ट करेंगे, तो उसका जो एरिया होगा वो हम कितना लेंगे, 150 × 127 mm², ठीक है। और बात करें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि यहाँ पे लोडिंग कंडीशन क्या होता है, इस टेस्ट में हम करते क्या है। तो इस टेस्ट में हम लोड अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्लंजर के थ्रू, जिसका डाया कितना होता है, 50 mm होता है। और ये जो लोडिंग करते हैं हम किस तरह से करते हैं, तो ये लोडिंग जो है हम लोग एट द रेट ऑफ 1.25 mm पर मिनट के रेट ऑफ लोडिंग पे करते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, एक 50 mm डाया का प्लंजर लेते हैं, स्टैंडर्ड प्लंजर, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सॉइल पे लोड लगाते हैं। और हम लोड इस तरह से लगाते हैं कि हमारा पर मिनट जो सेटलमेंट है सॉइल का वो 1.25 mm आए। तो ये बात कहा जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार क्वेश्चन में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेता है सीधा सीधे कि बताइए कि रेट ऑफ लोडिंग क्या होता है और हमारा जो डाया है स्टैंडर्ड प्लंजर का वो कैसा होता है। तो आप मेक श्योर करके आप ये पॉइंट को ध्यान में रखें। बात करते हैं अगर अगले पॉइंट की, प्रेशर मेजर्ड एट पेनिट्रेशन ऑफ 2.5 mm एंड
0.0 mm, देन CBR वैल्यू इज डिटरमाइंड बाई। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा प्रेशर मेजरमेंट है, यानी कि कितना लोड हमने लगाया, वो जो है हम लोग 2.5 mm और 5 mm पे चेक करते हैं। तो अगर हम बात करें कि CBR वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम CBR वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो CBR वैल्यू हम कुछ इस तरह से निकालते हैं। अगर हमें अगर CBR वैल्यू हम 2.5 mm पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर या फिर जो लोड हमें लगा 2.5 mm तक सेटलमेंट लाने में उस सॉइल में, ठीक है। मान लीजिए अगर आप सॉइल ए की टेस्टिंग कर रहे थे, तो इस सॉइल ए को टेस्ट करने में आपको कितना लोड लगाना पड़ा कि आप इसमें 2.5 mm सेटलमेंट ला सकें, ठीक है। तो उस लोड को हम यहाँ पे लिख देंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, लोड कैरिड बाय स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। और जो हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है उसके द्वारा 2.5 mm सेटलमेंट लाने में कितना लोड लगा उससे डिवाइड कर देंगे, जो हमारा सॉइल सैंपल ए में जो लोड लगा है उसको। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए मान लीजिए हमारा सॉइल सैंपल ए है और इसमें 2.5 mm सेटलमेंट लाने के लिए हमें कुछ 10 किलोन्यूटन का लोड लगाना पड़ा। और जो हमारा स्टैंडर्ड है, यहाँ पे मैं ये जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। वैसे ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने यहाँ पे दे रखा है। लेकिन यहाँ पे बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मतलब सॉइल सैंपल ए को 10 किलोमीटर लगा है 2.5 mm लाने के लिए, तो मान लीजिए कि जो स्टैंडर्ड है उसको अगर 20 लगा है, 20 किलोमीटर लगता है स्टैंडर्ड वालों को, तो यहाँ पे जो CBR वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका 1/2, यानी 0.5 आपका क्या निकल जाएगा, CBR वैल्यू निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस है। अगर CBR वैल्यू आपका 5 mm, क्योंकि आप CBR वैल्यू 2.5 mm पे लेंगे और 5 mm दोनों पे निकालेंगे, ठीक है। दोनों पे CBR वैल्यू निकालेंगे और उनको रिलेटिवली चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर जो है CBR वैल्यू हमारा 2.5 mm वाला ज़्यादा है 5 mm से, तो ठीक है, तब सॉइल का हमने जो टेस्टिंग किया है वो सही है। लेकिन अगर वही CBR वैल्यू हमारा 5 mm वाला अगर ज़्यादा है 2.5 mm से, तो हमें जो है टेस्ट को वो रिपीट करना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है, ये कंडीशंस भी बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं लोड वैल्यू स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की, कि स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की जो लोड वैल्यू है वो हम कितना लेते हैं। तो 2.5 mm पे जो हम स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की जो लोड वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 1370, यानी कि 1370 kg, या फिर आप इसे कहते हैं 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर हम इसे स्ट्रेस में दिखाएं या फिर प्रेशर में दिखाएं, तो प्रेशर यहाँ पे कितना लग रहा है हमें 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर अगर हम लोड में बताएं तो ये 1370 kg लग रहा है। और अगर हम वही बात करें लोड वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड स्पेसिमेन एट, ये तो 2.5 mm का बात हो गया। और अगर 5 mm की बात करें तो यहाँ पे हमें कितना लोड लगता है, तो यहाँ पे हमें लगता है 2055 किलो, या फिर आप इसे अगर इसमें प्रेशर में चेक करेंगे तो ये 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर शो करेगा, ठीक है। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा बोलेगा कि इतना लोड लग रहा है, आप बताइए इसका CBR वैल्यू कितना होगा। तो जब तक आपको ये याद नहीं होगा आप बताएंगे कैसे कि कितना CBR वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 2.5 mm पे 1370 और 5 mm पे 2055, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और ये 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका लोड लग रहा है वो आपका मतलब जो आपको लोड दे क्वेश्चन में वो kg में ही दे, वो आपको प्रेशर के फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं थिकनेस ऑफ पेमेंट अकॉर्डिंग टू CBR। इसके बाद अगर हमारा CBR वैल्यू निकल गया है, निकाले पेमेंट की, किस पेमेंट की, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट की। आप याद रखिएगा फ्लेक्सिबल पेमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो टी होगा वो होगा अंडर रूट में 1.75 P/CBR माइनस A/पाई। तो ये फार्मूला, इस फार्मूला के बारे में हम आगे और बढ़िया से पढ़ेंगे जब हम डिज़ाइनिंग के बारे में जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये जो फार्मूला है मैंने यहाँ पे आपको एज अवेयरनेस के लिए डाल दिया है, एज सच अवेयरनेस के लिए। तो आप इसे एक बार ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस फार्मूला से मतलब मैच द फॉलोइंग आते हैं कि बताइए कि ये CBR एक तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाएगा। यहाँ पे लिख देगा CBR, यहाँ पे कुछ और लिख देगा, कुछ और लिख देगा, और यहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज दे देगा और बोलेगा कि मैच करके बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इस फार्मूला को आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। तो T इज इक्वल टू अंडर रूट में 1.75 P अपॉन CBR माइनस A/पाई, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेट बियरिंग टेस्ट की। तो प्लेट बियरिंग टेस्ट क्या होता है, तो ये एक फील्ड एज वेल एज लैब टेस्ट है, जैसे कि हमने बताया, ठीक है। फील्ड एज वेल एज लैब टेस्ट है, और इसमें जो है ये जो है एप्लीकेबल फॉर बोथ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड, यानी कि ये जो है फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों ही तरह के पेमेंट के लिए एप्लीकेबल है। और इसमें जो हम डाया ऑफ प्लेट लेते हैं, यानी कि इसमें जो हम डाया ऑफ प्लेट लेते हैं वो हम 75 सेंटीमीटर लेते हैं, यानी जो आपका डाया होगा सर्कुलर प्लेट का वो 75 सेंटीमीटर होगा। और इसमें जो हम स्टैटिक लोड लेते हैं वो 320 kg का लेते हैं। और अगर बात करें कि हमें जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है वो किस तरह से मिलता है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन जिसको हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मिलता है हमें P/0.125,
यानी कि यहाँ पे जो P है वो आपका क्या बोलते हैं लोडिंग दिखा रहा है kg/cm² में, यानी कि आपका लोडिंग बता रहा है, आपके एक तरह से कह सकते हैं प्रेशर बता रहा है कि कितना प्रेशर लग रहा है पर के मतलब कितना प्रेशर लग रहा है kg/cm² में। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो आपका 0.125 mm है वो आपका सेटलमेंट बता रहा है कि जैसे हमने अभी बात की थी 1.25 mm वाली, तो P जो है लोड कॉरस्पॉन्डिंग टू द 1.25 mm पर मिनट सेटलमेंट। ठीक है, तो P जो है वो बता रहा है कि मतलब 1.25 mm के लिए हमें कितना लोड देना पड़ रहा है पर मिनट। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि K इज इक्वल्स टू P बाई 0.125 mm। यहाँ पे P जो है ये आपको लोडिंग है और ये जो है आपका सेटलमेंट बता रहा है। तो K इज इक्वल्स टू P बाई 0.125 mm सेंटीमीटर, सॉरी ये mm में नहीं सेंटीमीटर में, यहाँ पे मैंने इसका यूनिट भी दे रखा है इसीलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो K इज इक्वल्स टू P अपॉन 0.125। ठीक है, और ये आपका अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका kg/cm³ हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि K और एक और मतलब ये होता है, इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि K जो होता है यानी क्या बोलते हैं सबग्रेड ऑफ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, K जो होता है वो बराबर होता है P बाई डेल्टा के। यहाँ पे P आपका लोडिंग है और डेल्टा आपका सेटलमेंट है। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला आपको फॉर्मूला मालूम होगा। अगर आपने सोम में ध्यान अगर आप सोम की तरफ थोड़ा सा बढ़ें, आपको मैं थोड़ा सा सोम की तरफ लेके जाऊँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ, तो आप देख सकते हैं कि क्या है आपका एक तरह से मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है, मतलब की तरह से इलास्टिक मॉडुलस की तरह आप कह सकते हैं। मॉडुलस है तो मॉडुलस क्या होगा स्ट्रेस आपका यहाँ पे लोडिंग बता रहा है kg/cm² में, और यहाँ पे डेल्टा यहाँ पे आपका सेटलमेंट बता रहा है जो कि आपका एक तरह से कह सकते हैं आप स्ट्रेन है। तो K इज इक्वल टू P बाई डेल्टा। तो आशा है आप इसको समझ पाए होंगे बढ़िया से। और यहाँ पे उसी तरह से अगर हम बात करें डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, तो डेल्टा की वैल्यू होगी 1.18 PA/E। ठीक है, PA/E। आई होप आपको समझ में आएगा। और अगर हम बात करें और इसके बाद अगर हम बात करें तो हैंस K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2 इज इक्वल टू E बाई 1.18 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हम कैसे बता रहे हैं, ये एक जो स्टेटमेंट आ रहा है हमारे पास ये हम कैसे ला रहे हैं, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है इससे अगर हम रिलेट करें तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 1.18 E, यानी यहाँ अगर आप इसे देखें तो 1.18 E, ठीक है 1.18 PA ये क्या है बराबर है डेल्टा के। और अगर हम क्या करते हैं हम इसे यहाँ पे भेजते हैं तो 1.18 E इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन PA। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम इसे थोड़ा सा उल्टा कर दें मतलब कि इन्वर्स में ले जाएं, E इज इक्वल टू 1.18 ले, देखिए ये वैल्यू तो हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि E इलास्टिक मॉडुलस है तो कांस्टेंट ही होता है। 1.18 एक न्यूमेरिकल है नंबर है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर हम इसे उल्टा करें, एक मिनट यहाँ पे दिख नहीं रहा है थोड़ा पेन से करता हूँ मैं, 1.18 PA इज इक्वल टू डेल्टा। तो अगर हम इसे क्या करते हैं 1 पॉइंट इस तरह से कर ले, थोड़ा सा इस फॉर्म में लेके आए, देखिए 1.18 जो है ठीक है इसे हम अलग कर लेते हैं और डेल्टा अपॉन PA हो जाएगा ये। और इसे अगर हम थोड़ा सा उल्टा कर दें तो हमें मिल जाएगा E/1.18 और हमें ये मिल जाएगा क्या PA/डेल्टा। एक ही बात हुई। और हम अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर देखना चाहें तो P बाई डेल्टा यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि हमें क्या मिल गया K मिल गया। K मतलब मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो हमें यहाँ पे K मिल गया। तो हम लिख सकते हैं क्या कि E/1.18 इज इक्वल टू क्या हो गया KA। ठीक है, और ये हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो हमारा हम बता सकते हैं कि हम क्या है KA भी जो है हमारा कांस्टेंट है। और इस फार्मूला के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है, हम बता सकते हैं कि अगर एक ही सॉइल है, कोई भी सॉइल है और उस पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं और मान लीजिए अलग अलग डाया से क्या बोलते हैं अलग अलग प्लेट से अगर हम उसका मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा अलग अलग मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन मिलेगा। तो उस मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के थ्रू मतलब एक मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के थ्रू हम दूसरे मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को एक ही सॉइल के किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। मैं थोड़ा अच्छी तरह से समझाता हूँ आपको, रुकिए किस तरह से। आप यहाँ पे देखिए अगर K75 जो है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है डाया ऑफ 75 सेंटीमीटर के लिए और K30 जो है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है फॉर डाया 30 सेंटीमीटर के लिए। समझ रहे हैं, मतलब ये जो है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है कब, जब आप 75 सेंटीमीटर का डाया यूज कर रहे हैं। और K30 जो है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है कब, जब आप डाया 30 मतलब 30 सेंटीमीटर का डाया यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है वो अलग अलग मिलेगा, 75 के लिए अलग मिलेगा, 30 के लिए अलग मिलेगा। तो हम कैसे कहेंगे कि अगर सवाल में अगर क्वेश्चन में पूछ दे रहा है कि हमारे पास K75 का है तो हमें बताओ K30 का कितना होना चाहिए। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आपने K75 से क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकाला, ठीक
ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इतने एरिया के लिए जो हमारा मॉडल ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है वो कुछ एक्स वैल्यू है। तो बताओ कि हमारा जो पेमेंट मटेरियल है, हमारा जो पेमेंट है वो इतना बड़ा, इतना चौड़ा, इतना लंबा होने वाला है, तो इसके लिए मॉडल ऑफ सबग्रेड रिएक्शन हम कितना निकालें? क्यों? क्योंकि वो भी एज अ प्लेट ही काम करने वाला है। क्यों? है कि नहीं? वो भी एक तरह का प्लेट ही है जो हमारे सॉइल पे लगने वाला है, जिस पे लोड लगेंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया जिससे कि हम इस 75 सेंटीमीटर डाया वाले क्या बोलते हैं प्लेट्स के थ्रू टेस्ट करके इस छोटे से, क्योंकि छोटे एरिया पे टेस्ट करना आसान होगा, तो इस पे टेस्ट करके हम इस बड़े पेमेंट के लिए क्या बता सकें, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन बता सकें अकॉर्डिंग टू एरिया। तो यहाँ पे हम क्या कर लेना है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं, K1A1 इज इक्वल टू K2A2 इज इक्वल टू E अपॉन 1.18 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम K1 की जगह पे K75 रखें, ठीक है, K75 रखें, यानी कि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन एट 75 सेंटीमीटर डाया, और यहाँ पे हम A1 की जगह पे सिर्फ हम 75 रखें, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है तो वो कट जाएगा। अगर आप डाया π/4 अपॉन 75 का स्क्वायर करेंगे तो अब इस बात है वो कट जाने वाला है, उसका कोई इशू नहीं है। तो 75 हम यहाँ पे रख देंगे बेस आराम से, और यहाँ पे हम 30 रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे K30। तो K75 के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम K30 का वैल्यू फाइंड आउट, K75 के मदद से K30 का हम निकाल सकते हैं, K30 की मदद से K75 का निकाल सकते हैं, और ये हमारा जो है साइज ऑफ क्या बोलते हैं, ये है प्लेट, साइज ऑफ प्लेट है। ठीक है, और अगर मैं कंक्लूड करूं, कंक्लूजन दूं आपको एट द एंड कि हमने किया क्या प्लेट बियरिंग टेस्ट में, तो प्लेट बियरिंग टेस्ट में हमने ये किया कि हमने 75 सेंटीमीटर का डाया यूज करके उस सॉइल का मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकाल लिया, और मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकाल के उस छोटे से एरिया का मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकाल के हमने इस फार्मूला के थ्रू K1A1 इक्वल टू K2A2 इक्वल टू E/1.18 इक्वल टू कांस्टेंट, इस फार्मूला के थ्रू हमने क्या किया, हमने एक बड़े एरिया की, अपने पेमेंट के एरिया की जो है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकाल लिया, जिससे हमें मतलब इस छोटे से मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन से, जिसमें हम आराम से सब टेस्ट कर सकते हैं, उसके हेल्प से हमने एक बड़े एरिया का मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकाल लिया, और उसके अकॉर्डिंगली कि कैसा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड कैसा मॉडुलस है सबग्रेड रिएक्शन का, सबग्रेड का कैसा मॉडुलस है, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने मटेरियल को एनहेंस कर लिया, यूज़ कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो एट द एंड ये रिजल्ट निकला हमारा। अब हम बात करते हैं पेमेंट मटेरियल एग्रीगेट की। अगर हम क्योंकि अब हमने बात कर लिया सॉइल की, तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट की। तो एग्रीगेट में हम कौन सा टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला है क्रशिंग टेस्ट, उसके बाद है हमारा अब्रेजन टेस्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में, और उसके आगे भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो हम एग्रीगेट पे करते हैं। तो अगर हम क्रशिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे मतलब लगूँ अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने तो बहुत टाइम लग जाएगा, और वो हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर मेन पॉइंट बताऊँ तो जो क्रशिंग टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, क्रशिंग टेस्ट के थ्रू हम स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट को फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे जो है हम जो साइज़ यूज़ करते हैं, सीव साइज़ जो यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी अगर आपने टेस्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे, आप उस एग्रीगेट पे लोडिंग लगाओगे। ठीक है, लोडिंग लगाओगे तो यहाँ पे जो रेट ऑफ लोडिंग होगा वो होगा 4 टन्स पर मिनट फॉर 10 मिनट, यानी कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका एग्रीगेट है वहाँ पे हम 40 टन्स का लोड देंगे। कैसे? 4 टन्स करके, यानी हर मिनट में 4 टन का लोड बढ़ाते जाएंगे और 10 मिनट तक देंगे, जब तक कि आपका 40 टन का लोड न लग जाए उस एग्रीगेट पे। और उसके बाद उस एग्रीगेट को निकाल के हम लोग 2.36 mm सीव साइज जो है उससे सीव साइज से हम उस एग्रीगेट को चाल लेंगे, सीविंग कर लेंगे, और जो हमारे पार्टिकल्स टूटे हैं, क्योंकि लोड लगाए तो कुछ पार्टिकल्स होंगे जो क्रश होंगे, तो जो हमारे क्रश पार्टिकल्स हैं वो इस 2.36 mm से जो पास कर जाएंगे उनका हम वेट कर लेंगे, और उसे हम कह देंगे W2। और उसके बाद वेट ऑफ एग्रीगेट सैंपल जो हमने पहले लिया था, जो हमारा इनिशियल था वेट ऑफ सैंपल, वो हमारा W1 है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, और ये W1 भी हम इस तरह से नहीं लेंगे, ऐसे रैंडम नहीं लेंगे, इसका भी हम सीव साइज लेंगे, ये भी इस तरह के एग्रीगेट लेंगे जो कि क्या होंगे 12.5 mm पे पास कर रहे होंगे और 10 mm पे क्या कर रहे होंगे, रिटेन कर रहे होंगे। यानी कि अगर मैं एकदम एक स्टेटमेंट में कहूँ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सैंपल लेंगे वो 12.5 mm से पास होना चाहिए और 10 mm पे रुक जाना चाहिए, रिटेन होना चाहिए। और इस सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, क्रशिंग टेस्ट करेंगे, यानी कि 40 टन्स का लोड देंगे 10 मिनट तक, 4 टन्स पर मिनट के रेट पे हम लोडिंग देंगे 10 मिनट तक, जब तक कि हम लोग का 40 टन लोड ना लग जाए। उसके बाद हम जो है उसके बाद जो हम क्रस्ट हमारा एग्रीगेट है उसे हम सीविंग करेंगे 2.36 mm के सीव से, और उसके बाद उसे सीव करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपना क्रशिंग वैल्यू निकाल लेंगे। और क्रशिंग वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, वो हम निकालेंगे W2 अपॉन W1 इंटू 100।
ठीक है, तो इससे आपका क्रशिंग वैल्यू निकल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि IS रिकमेंडेशन क्या है, IRC रिकमेंडेशन क्या है किसी भी क्रशिंग वैल्यू का अलग अलग कंडीशन में, तो क्रशिंग वैल्यू फॉर सरफेस कोर्स में अगर आप किसी एग्रीगेट को यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्रशिंग वैल्यू कितना होना चाहिए, तो वो 30% से कम होना चाहिए। ठीक है, 30% से कम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें बेस कोर्स के लिए, तो बेस कोर्स के लिए आपका 45% से कम होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ बिटुमिनस कॉन्क्रीट के लिए, तो वो आपका 35% से कम होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ फॉर WBM बेस कोर्स के लिए, तो वो आपका 40% से कम होना चाहिए। ये 4 कंडीशंस हैं जिनके बारे में इसमें बेसिकली आपका सरफेस कोर्स के लिए और बेस कोर्स के लिए ज़्यादा पूछता है। तो आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी पूछ लिए जाते हैं किसी किसी एग्जाम्स में, तो आप इसे भी याद रखें। तो 30 से कम होना चाहिए सरफेस कोर्स के लिए, 45 से कम होना चाहिए बेस कोर्स के लिए, बिटुमिनस कॉन्क्रीट के लिए आपका 35 से कम होना चाहिए, और WBM के लिए 40 से कम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अब्रेजन टेस्ट की। यहाँ पे हमने बात के लिए क्या बोलते हैं क्रशिंग की, क्रशिंग में हमें क्या मिलता है, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। अगर हम बात करें अब्रेजन टेस्ट की, तो अब्रेजन में हमें क्या मिलता है, हार्डनेस ऑफ क्या बोलते हैं एग्रीगेट कैसा होता है। और ये टेस्ट हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहला लॉस एंजलस टेस्ट, दूसरा डोरीज अब्रेजन टेस्ट, तीसरा है डेविल्स अब्रेजन टेस्ट। लॉस एंजलस, डोरीज, डेविल्स अब्रेजन टेस्ट। और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम लॉस एंजलस के बारे में बात करने वाले हैं, डोरीज और डेविल्स के बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन इनके थ्रू भी हम अब्रेजन टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें लॉस एंजलस टेस्ट की, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है इसमें एक ड्रम होता है जिसका डाया जो होता है वो 70 सेंटीमीटर होता है, और जो लेंथ होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है। और इस ड्रम में हम सैंपल को टेस्ट करते हैं, और इसमें जो है जब हम सैंपल डालते हैं तो उसके साथ साथ हम कुछ कास्ट आयरन बॉल्स भी डालते हैं, जिनका डाया जो होता है 48 mm होता है, और इनकी जो वेट होती है वो 340 से लेकर 445 ग्राम तक होती है। और इसमें हम इन क्या बोलते हैं, जो हमारा सैंपल है वो, और जो हमारा ये कास्ट आयरन बॉल्स हैं वो, इन दोनों को मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, ड्रम में डाल देते हैं। और उसके बाद हम उस ड्रम को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। किस स्पीड पे, तो 30 to 33 RPM पे। ठीक है, और कब तक रोटेट करते हैं, जब तक कि हमारा जो रिवोल्यूशन है वो 300 से 1000 RPM तक ना हो जाए, राउंड ना हो जाए। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इस टेस्ट में हम किस तरह से, ये तो हमने कर लिया, इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारा मटेरियल टेस्ट हो जाता है तो इसके बाद हम और यहाँ पे भी जो हम साइज़ ले रहे हैं, यहाँ पे भी जो हम सैंपल ले रहे हैं, ये सैंपल भी सेम साइज़ के हैं, यानी 12.5 mm पे पास कर रहे हैं और 10 mm पे रिटेन कर रहे हैं। और जब ये हमारे टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस सॉइल सैंपल को इसमें हम फिर से इसे लेंगे और क्या करेंगे, 1.7 mm सीव साइज़ का 1.7 mm सीव साइज से क्या करेंगे, सीविंग करेंगे। ठीक है, और जो हमारे एग्रीगेट पार्टिकल्स जो हैं, जो हमारे इस सीव से पास हो जाएंगे, उनको हम वेट कर लेंगे, और वेट करने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, अब्रेजन वैल्यू निकाल लेंगे, जैसा कि इस फॉर्मूला से निकाले एकदम उसी तरह से W2/W1 कर लेंगे, और हमें क्या होगा, हमारा अब्रेजन वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू होती है जो मैंने आगे आपको बता रखा है। ठीक है, तो अभी आगे जब आएगा तो मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, और अगर या फिर बता देता हूँ, अभी लगे हाथ ये भी हो जाए। तो अब्रेजन वैल्यू की अगर हम बात करें, तो अब्रेजन वैल्यू जो है बेस कोर्स के लिए जो आपका होता है वो 50% से कम होना चाहिए, और अगर सरफेस कोर्स की बात करें तो 30% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई अब्रेजन वैल्यू की, कि 50% से कम बेस कोर्स के लिए, सरफेस कोर्स के लिए 30% से कम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट की, तो यहाँ पे हमने अब्रेजन टेस्ट के हेल्प से क्या निकाल लिया, हार्डनेस निकाल लिया। इम्पैक्ट टेस्ट की हेल्प से हम टफनेस निकाल सकते हैं एग्रीगेट का। ठीक है, और इस टफनेस निकाल सकते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हैमर का यूज़ करते हैं। टफनेस मतलब क्या होता है, टफनेस मतलब होता है रेजिस्टेंस टू सडन लोड। ठीक है, सडन लोड अगर आप किसी मटेरियल पे लगा रहे हैं तो वो उसे किस तरह से रेजिस्ट करता है, यही उसका टफनेस कहलाता है। और इसका हम टेस्ट या फिर इम्पैक्ट कहलाता है, और इसे ही हम इम्पैक्ट टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। और इसमें हम हैमर का यूज़ करते हैं, जिसका जो वेट होता है वो 13.5 kg से लेकर 14 kg तक का होता है। ठीक है, 13.5 से लेकर 14 kg का होता है। और ये जो है हम 380 ± 5 mm 380 ± 5 mm की ऊंचाई से गिराते हैं। ठीक है, कितने बार गिराते हैं, तो 15 बार गिराते हैं 15 सेकंड में, यानी 15 ब्लोज इन 15 सेकंड्स, 380 ± 5 mm के हाइट से। और जो वेट वो हमारा कुछ इतना है, 14 kg के अप्रॉक्स। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा एग्रीगेट होता है वो एक सिलेंडर में फिल होता है, और इस सिलेंडर में हम क्या करते हैं, 3 लेयर्स में एग्रीगेट को फिल करते हैं, और ईच लेयर को हम लोग 25 बार टेम्पर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी हम इम्पोज करते हैं उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है कितना, 7980, यानी लगभग आप कहें तो 8000 kg सेंटीमीटर। ठीक है, 8000 kg सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ पे जो है मैकेनिकल एनर्जी इम्पोज करते हैं।
ठीक है। तो काफ़ी ये पॉइंट वैसे तो काफ़ी नया है, ये ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे नहीं गए, लेकिन क्योंकि अब एसएससी का लेवल बढ़ रहा है तो ये जो है ये क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली ईएससी या फिर एई के एग्जाम्स में ये पॉइंट में आता है। तो आप इसे भी ध्यान में रखना। क्या बोलते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी हम इम्पोज करते हैं वो कितना होता है, अप्रॉक्स आप 8000 याद करिए, 7980 नहीं 8000 कह सकते हैं, या फिर अगर आप अप्रॉक्स याद रख सकते हैं तो याद रखिए 7980 kg सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, मतलब किस तरह से वैल्यूज़ होती हैं बेस कोर्स के लिए या फिर सरफेस कोर्स के लिए, इन टेस्टों के लिए हम लोग किस तरह से वैल्यू रखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अब्रेजन वैल्यू के लिए हम लोग जो बेस कोर्स का वैल्यू रखते हैं वो 50% से कम रखते हैं, और सरफेस कोर्स के लिए हम लोग 30% से कम रखते हैं। और अगर हम बात करते हैं क्रशिंग वैल्यू की, तो क्रशिंग वैल्यू हम लोग बेस कोर्स के लिए 45% से कम रखते हैं, और सरफेस कोर्स के लिए 30% से कम, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। और अगर हम बात करें टफनेस या इम्पैक्ट क्या बोलते हैं वैल्यू की, तो इसमें जो है इसका जो वैल्यू है वो हम 35% से कम रखते हैं बेस कोर्स के लिए बिटुमिनस कंक्रीट में, और अगर हम WBM यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 40% से कम रखते हैं। और अगर बात करें सरफेस कोर्स की तो इसमें 30% से कम रखते हैं। यानी कि अगर हम कहें कंक्लूड करूं मैं, तो सरफेस कोर्स के लिए जो हमारा वैल्यू होता है वो किसी भी टेस्ट में 30% से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बेस कोर्स के लिए आपका अब्रेजन में 50, क्रशिंग में 45 और टफनेस में 35 बिटुमिनस कंक्रीट के लिए और 40 जो है WBM के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ये जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का जो वैल्यू होता है वो हम कुछ इस तरह से निकालते हैं, 20 माइनस लॉस ऑफ वेट अपॉन 3, 20 माइनस लॉस ऑफ वेट अपॉन 3। यानी कि अगर आपका जो है अगर आप हार्डनेस टेस्ट कर रहे हैं, जो कि लॉस एंजल्स टेस्ट भी एक हार्डनेस टेस्ट है, ये जो फॉर्मूला है बेसिकली डोरीज, शायद हाँ डोरीज या फिर डेविल्स टेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, डोरीज या डेविल्स टेस्ट का फॉर्मूला है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो आपका लॉस ऑफ वेट होगा टेस्ट के दौरान उसको उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू हम कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस फाइंड आउट करते हैं इस तरह से, 20 माइनस लॉस ऑफ वेट अपॉन 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट की। तो साउंडनेस टेस्ट मतलब होता है रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। वेदरिंग मतलब होता है कि वेदर कंडीशन में, यानी ड्यूरेबिलिटी कैसा है उसका, कि मतलब अगर आप अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग दे रहे हैं तो अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग को वो किस तरह से, मतलब बाहर की वातावरण को किस तरह से वो सहेगा, किस तरह से इन एक्शंस को मतलब झेलेगा, उसे हम उसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं ये बोलते हैं साउंडनेस। उसके रेजिस्टेंस को हम साउंडनेस टेस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके थ्रू हम, अगर बेसिकली मैं एक वर्ड में बोलूँ तो ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस टेस्ट में हम साइकिल ऑफ अल्टरनेट वेटिंग इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट फॉर 16 to 18 hours एंड देन ड्राइड इन ओवन एट 105 to 110 डिग्री सेल्सियस एट अ कांस्टेंट वेट टू अ कांस्टेंट वेट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 5 बार, और ये साइकिल जो है 5 बार चलाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, हम एग्रीगेट सैंपल को सोडियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में 16 से 18 घंटे के लिए सैचुरेट करके रखते हैं, और मतलब उसमें डुबो के रखते हैं, और उसके बाद फिर हम उसे निकाल के जो है ड्राई करते हैं ओवन में 105 से 110 डिग्री सेल्सियस के लिए। ठीक है, और फिर उस मतलब ये तो हो गया एक साइकिल। जब वो ड्राई हो जाएगा 24 आवर्स के लिए, तो फिर उसे हम निकाल के फिर से हम उसे क्या करेंगे, मतलब सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के इसमें डालेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे, और फिर से उसे ड्राई करेंगे। इस तरह से हम करके 5 बार ये साइकिल कंप्लीट करेंगे। और 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद हमारा जो लॉस होना चाहिए एज पर IRC रिकमेंडेशन, तो जो हमारा लॉस होना चाहिए वेट में, वो क्या होना चाहिए, वो आपका 12% से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किस में डाल रहे हैं, अगर आप सोडियम सल्फेट में डाल रहे हैं, और 18% से कम होना चाहिए या फिर 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कब, जब आप मैग्नीशियम सल्फेट डाल रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट के लिए 12 और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए 18। और अगर हम बात करते हैं अब शेप टेस्ट की, तो शेप टेस्ट 2 तरह का टेस्ट होता है इसमें, एक होता है फ्लेकी, एक होता है इलांगेटेड। फ्लेकीनेस टेस्ट में हम फ्लेकीनेस इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं कि फ्लेकीनेस इंडेक्स कैसा है, यानी कि आपका जो एग्रीगेट है वो चपटा है, उस चपटेपन का देखते हैं, सॉरी। और अगर हम बात करें इलोंगेशन टेस्ट की, तो इसमें हम इलोंगेशन इंडेक्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि कोई हमारा जो एग्रीगेट है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा तो नहीं है, तो उसे हम इलोंगेशन इंडेक्स के थ्रू निकालते हैं। और अगर हम बात करें कि फ्लेकीनेस कैसे क्या होता है, तो फ्लेकीनेस जो होता है, फ्लेकीनेस इफ लीस्ट साइज इज लेस देन, कब हम कहते हैं कि कब कोई एग्रीगेट फ्लैकी है, या फिर कब कहते हैं कि कोई एग्रीगेट जो है एलोंगेटेड है, तो वो हम तब कहते हैं जब जो है हमारा जो साइज़ है, जो एग्रीगेट का लीस्ट साइज़ है, सबसे छोटा साइज़ है, वो जो है 0.6 से कम है एवरेज साइज़ के, या फिर आप कह सकते हैं 3/5 ऑफ एवरेज साइज से कम है।
मतलब मान लीजिए कि आपका जो एग्रीगेट है वो हम बेसिकली बात करते हैं इसकी कि 12.5 mm से पास हो रहा है और 10 mm पे रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसका अगर एवरेज साइज निकालें तो हम निकाल देंगे 10 प्लस 12.5/2। इससे हमें मिल जाएगा क्या, इससे हमें मिल जाएगा 11.25, ठीक है। 11.25 हमारा एवरेज साइज हो जाएगा इस एग्रीगेट का। और फिर हम क्या करेंगे 11.25 का हम क्या करेंगे इंटू कर देंगे 0.6 से, ठीक है। 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू निकलेगा जो हम कर लेते हैं x। तो ये जो x वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है कि अगर इस कोई एग्रीगेट है और उस एग्रीगेट का जो है अगर वो इस साइज के अंडर में है और उसका जो है लीस्ट साइज जो है वो अगर इस वैल्यू x वैल्यू से कम है तो उसे हम कहेंगे कि वो वैल्यू क्या है, वो एग्रीगेट क्या है, फ्लकी है। उसी तरह से अगर हम इलोंगेशन की बात करें तो इलोंगेशन में जो है हम 1.8 यानी कि 9/5 ऑफ एवरेज साइज लेते हैं। अगर इससे जो है बड़ा है, इलोंगेशन में बड़ा और फ्लकीनेस में छोटा, तो अगर इससे बड़ा है तो उसे हम इलोंगेटेड कहेंगे। और हम जो भी सैंपल लेंगे हम मेक श्योर करेंगे कि उसमें जो है फ्लकीनेस या फिर इलोंगेटेड जो एग्रीगेट का वैल्यू मतलब ये है क्वांटिटी है वो जो है 15% से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगुलरिटी नंबर की। तो एंगुलरिटी नंबर से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि डिग्री ऑफ पैकिंग कैसी है। एग्रीगेट रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ पैकिंग, ठीक है, कि कितना डिग्री ऑफ किस तरह से जो है आप एक तरह से कह सकते हैं डिग्री ऑफ पैकिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि उसकी कॉम्पैक्टनेस कितनी है, कितना हमारा एग्रीगेट कॉम्पैक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम मेजर्स द वॉइड इन एक्सेस ऑफ 33%। इसके थ्रू एंगुलरिटी नंबर के थ्रू हम वॉइड को क्या बोलते हैं मेजर कर सकते हैं, उन वॉइड्स को मेजर कर सकते हैं जो कि 33% से ज़्यादा है, ठीक है। 33% हमारा यहाँ पे जो हम डेटम ले रहे हैं, डेटम जो हमारा ले रहे हैं वो हम 33% ऑफ वॉइड रेशियो ले रहे हैं, यानी कि 33% से जितना ज़्यादा 33% से जितना ज़्यादा हमारा वॉइड रेशियो है उसे हम एंगुलरिटी नंबर के थ्रू क्या बोलते हैं दिखा सकते हैं। और ये जो है 0 से लेकर 11 तक इसका जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 11 तक वेरी करता है, 0 से लेकर 11 तक वेरी करता है, 0 से 11 तक वेरी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 0 से 11 तक ये करता है, वेरी करता है। और यहाँ पे हम एंगुलरिटी नंबर का अगर रिप्रेजेंटेशन देखें न्यूमेरिकल फार्मूला में तो 67 माइनस परसेंटेज ऑफ सॉलिड वॉल्यूम, यानी क्या कि 33 तो हमें चाहिए ही चाहिए, 33 हमें चाहिए, 33 चाहिए, इसलिए हमने इसे डेटम माना। तो 33 में से अगर हम 100 में से 33 घटा दे तो हमें 67 मिलेगा। तो 33 हमें चाहिए तो उसे छोड़ दो, तो 67 माइनस सॉलिड वॉल्यूम। अगर मान लीजिए अगर इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ थोड़ा सा, तो अगर मान लीजिए कोई अगर आपने सॉइल सैंपल लिया और उसका वॉल्यूम हमने मान लिया कितना है 100% है, ठीक है। तो 100 में से 33 तो हमने ऑलरेडी छाट दिया, वॉइड रेशियो जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो उसमें से अगर हम निकालें तो हमारे पास कितना बच जाएगा 33, तो हमें बच जाएगा 67। अब इस 67 में से हम चाहते हैं कि ये 67 हमारा पूरा हो क्या, सॉलिड वॉल्यूम, पूरा क्या हो, सॉलिड वॉल्यूम हो, ठीक है, पूरा हमारा सॉलिड वॉल्यूम हो। तो अब हम क्या करेंगे इस 67 में से अगर हम सॉलिड वॉल्यूम को निकालें, ठीक है, सॉलिड वॉल्यूम को निकालें कि हमारा सॉलिड वॉल्यूम अगर इसमें से हम घटाएं और अगर सॉलिड वॉल्यूम से इसको घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि और कितना वॉइड रेशियो है। सॉलिड वॉल्यूम को हम इसमें घटा दिए, मतलब 100 में से 33 पहले से निकाल दिए, उसके बाद सॉलिड वॉल्यूम भी निकाल दिए, तो हमें पता चलेगा कि एक्सेस में जो है वॉइड रेशियो कितना है, ठीक है। और अगर हम कह रहे हैं एंगुलरिटी नंबर ज़्यादा है, ठीक है, एंगुलरिटी नंबर जिस तरह से बढ़ेगा, ठीक है, जिस तरह से बढ़ेगा यानी कि मोर एंगुलर इज द एग्रीगेट, उस तरह से जो है एग्रीगेट का जो एंगुलरिटी है वो ज़्यादा होगा। क्योंकि हमें भी पता है, क्योंकि आपने भी पढ़ रखा होगा सीटी में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, कि जो आपके राउंडेड शेप के एग्रीगेट होते हैं, उनमें वॉइड सबसे कम होता है, ठीक है, उनमें वॉइड सबसे कम होता है। और जो आपके एंगुलर एग्रीगेट होते हैं उनमें वॉइड सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी मतलब उसके नुकीले ये होते हैं, नुकीले एजेस होते हैं, तो वो एक दूसरे को कॉम्पैक्ट होने देते हैं, वो एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं मूवमेंट करने में, और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा वॉइड रह जाती है अगर आप उन्हें वैसे ही रखें तो, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर एंगुलरिटी नंबर बढ़ेगा तो हमारा जो एग्रीगेट है वो ज़्यादा एंगुलर होते जाएगा। अब हम बात करते हैं बिटुमेन की, पेवमेंट मटेरियल बिटुमेन की, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं एक बात बताना चाहूँ कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि स्टडी सिविल विद सिविल है। और इससे पहले की जो भी लेक्चर्स है उसके मतलब नोट्स मैंने आप प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप मेक श्योर करके आप वहाँ पर भी जुड़ जाएँ। और इस वीडियो में हम पूरा क्या बोलते हैं पेवमेंट मटेरियल ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप यहाँ तक भी हैं तो बहुत बड़ी बात है, आप अपने लिए शाबाशी दे सकते हैं और इसके आगे भी जुड़े रहिए। और अब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, मुश्किल से 1-2 पेजेस के और कंटेंट है, तो आप इसे बढ़िया से देख लें। और मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि कंटेंट में इतना दम है कि
ये जो है आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो बस आप इसमें लगे रहिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, कंटेंट पे भरोसा रखिए, मुझ पर भरोसा रखिए और बस आगे बढ़ते चलिए। तो आगे चलते हैं टॉपिक पे, पेवमेंट मटेरियल बिटुमेन पे। तो जो पेवमेंट मटेरियल, अगर हम बिटुमेन की बात करें तो ये क्या होता है, इसका जो मोस्ट कॉमन सोर्स होता है वो क्या होता है, पेट्रोलियम क्रूड होता है। इसका मोस्ट कॉमन सोर्स कहाँ से हम इसे लेते हैं, तो इसे लेने के और भी सोर्सेस हैं, लेकिन हम इसे जो लेते हैं वो पेट्रोलियम के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें और कहीं से नहीं मिलता है, ये हमें रॉक्स के थ्रू भी मिलता है। और अगर हम इसकी भी बात करें तो पेट्रोलियम का मतलब ही होता है रॉक्स। पेट्रोलियम जो बनता है 2 वर्ड से बनता है, पेट्रा प्लस कुछ करके बनता है, ग्रीक वर्ड है। लेकिन यहाँ पे जो पेट्रा वर्ड है वो हमें किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है रॉक्स को। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो रॉक्स का ऑयल होता है, ठीक है, रॉक्स का ऑयल, उसे ही हम क्या कहते हैं, मतलब पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोलियम क्रूड के थ्रू हमें क्या मिलता है, बिटुमेन मिलता है। ठीक है, और अब हम अगर इसकी बात करें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम अगर इसके बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब अगर यहाँ वहाँ जाएंगे तो पढ़ने के लिए तो बहुत यहाँ वहाँ की चीज़ें हैं, बट हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो हमें जाननी चाहिए, जो हमें आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम उन चीज़ों की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाननी चाहिए। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम नापते हैं विस्कोमीटर से। किससे, विस्कोमीटर से। मैं इसके बारे में कुछ आपको हिंट देना चाहूँ कि विस्कोमीटर के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए समझने के लिए, या फिर किसी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। तो ये चीज़ ये है कि Rc2, Mc2, Sc2 have same viscosity but Rc3 have more viscosity than Rc2। यानी कि अगर हमें कहा है कि Rc2, Sc2 और Mc2 अगर हमें दिया है कि ये अगर ये मतलब बिटुमेन है तो इनकी विस्कोसिटी कैसी होगी, सेम होगी। यानी यहाँ पे ये जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेड को, ठीक है, एक तरह के ग्रेड को। और अगर हम बात करें Rc3 की तो Rc3 जो है इससे ज़्यादा विस्कोसिटी रखता है, इससे ज़्यादा विस्कस है, मतलब इससे ज़्यादा गाढ़ा है, आप कह सकते हैं इससे ज़्यादा गाढ़ा है, इज मोर विस्कस। ठीक है, तो जिस तरह से ये नंबर बढ़ेगा उस तरह से आपकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, यानी गाढ़ापन बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताइए Rc2 इज मोर विस्कस देन Rc3, या फिर इस तरह से करके पूछ सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, इस छोटे से पॉइंट को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो इसे हम पिक्नोमीटर टेस्ट के द्वारा पता करते हैं, और इसे हम सॉइल इंजीनियरिंग में भी पढ़ेंगे, सॉइल मैकेनिक्स में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम पिक्नोमीटर टेस्ट के थ्रू करते हैं। और जो बिटुमेन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 0.97 से 1.02 तक, 0.97 से लेके 1.02 तक वेरी करता है। और जो टार का वैल्यू होता है वो 1.1 से लेके 1.25 तक वेरी करता है। यानी बिटुमेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकता है कि वाटर से भी कभी कभी कम हो, लेकिन टार का वाटर से भी ज़्यादा होता है, 1.1 से लेके 1.25 तक। ठीक है, तो आप इसे याद रखें, बिटुमेन 0.97 से 1.02 और टार 1.1 से लेके 1.25। अब ऐसा भी क्यों होता है, तो अगर एक मतलब छोटा सा ये दूं, क्या बोलते हैं, छोटा सा पॉइंट बताऊं, तो जो टार होता है ना, वो टार जो है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। बिटुमेन जो है वो आपका प्योर है, वो सिर्फ क्रूड से निकाला जा रहा है, उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं है, उसमें किसी तरह का भी इम्प्योरिटी इन द सेंस ऑफ सिल्ट, इस तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, जो मैं इम्प्योरिटी की बात कर रहा हूँ उसका मतलब है इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे सिल्ट हो गया या फिर इस तरह के कुछ मटेरियल्स हो गया, वो बिटुमेन में नहीं होते हैं लेकिन टार में होते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं आगे ग्रेड ऑफ बिटुमेन। ग्रेड ऑफ बिटुमेन जो है उसे हम फाइंड आउट करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट के थ्रू, और यहाँ पे जो हम यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन लेते हैं वो 1/10 mm लेते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन 1/10 mm लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पेनिट्रेशन टेस्ट में हम एक स्टैंडर्ड पॉइंटेड नीडल लेते हैं जिसका वेट जो होता है वो 100 ग्राम होता है, और इसे हम 25 डिग्री सेल्सियस पे 5 सेकंड के लिए बिटुमेन में पेनिट्रेट होने देते हैं। और ये जितना पेनिट्रेट होता है उसके थ्रू हम ग्रेड सेपरेशन कर देते हैं कि हाँ ये इस ग्रेड का है। ठीक है, मतलब अगर ये 1 mm पेनिट्रेट हुआ ना तो इसे हम यहाँ पे 10 बताते हैं। ठीक है, इस यूनिट में, क्योंकि यहाँ पे हम 1/10 mm का यूनिट लेते हैं। हाँ, और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल बिटुमेन एज पर IS 73/1961, तो अगर हम ग्रेडिंग की बात करें, थोड़ा सा ग्रेडिंग की बात करें कि इंडस्ट्रीज़ में बिटुमेन को किस तरह से ग्रेड करते हैं, तो एज़ पर IS 73/1961 के थ्रू अगर हम बता रहे हैं कि कोई बिटुमेन है जिसका ग्रेडिंग क्या है 65-25, ठीक है, 65-25, तो यहाँ पे 65 जो है वो आपको बता रहा है सॉफ्टनिंग पॉइंट, कि 65 डिग्री सेल्सियस पे ये जो बिटुमेन है वो क्या है, सॉफ्टनिंग हो जाएगा, मतलब वो सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर 25 की बात हो रही है तो ये आपका पेनिट्रेशन वैल्यू बता रहा है। तो सबसे पहले सॉफ्टनिंग और उसके बाद पेनिट्रेशन वैल्यू बता रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, याद रखें। ठीक है, पूछ सकता है कि यहाँ पे ये एक चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 65 सॉफ्टनिंग पॉइंट, 25 पेनिट्रेशन वैल्यू। अब हम बात करें सॉफ्टनिंग पॉइंट की, तो इसे हम रिंग एंड बॉल टेस्ट रिंग एंड बॉल ऑपरेटर से फाइंड आउट करते हैं। डक्टिलिटी को हम स्टैंडर्ड ब्रिकेट टेस्ट से क्या बोलते हैं, फाइंड आउट करते हैं। प्यूरिटी ऑफ बिटुमेन हम फाइंड आउट करते हैं सॉल्युबिलिटी टेस्ट बाय ट्राइक्लोरोएथिलीन। यानी कि क्या, जो बिटुमेन होता है वो ट्राइक्लोरोएथिलीन में पूरी तरह से सॉल्युबल होता है, और इसे हम अगर हम इसकी प्योरिटी चेक करेंगे तो अगर ये इसमें पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाए, ठीक है, तो मतलब कि वो
ठीक है, प्योर है, और अगर नहीं तो फिर उसमें कुछ इम्प्योरिटी है। मिनिमम वैल्यू 99% इज जनरली सूटेबल, मतलब कि 99% तक का जो वैल्यू है वो आपका 99% जो आपका बिटुमिन सैंपल है वो सॉल्युबल होना चाहिए, घुल जाना चाहिए। केवल 1% जो है सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इम्प्योर मतलब प्योरिटी में कमी है, इम्प्योर बिटुमिन है। अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो इसे हम फ्लोट टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन फ्लोट टेस्ट, और इसे हम मॉडिफाइड विस्कोसिटी टेस्ट भी कहते हैं। अगर बात करते हैं हम टाइप ऑफ बिटुमिन की, कि किस तरह के बिटुमिन को, किस ग्रेड के बिटुमिन को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो टाइप ऑफ बिटुमिन अगर हम बात करें ग्रेड 30-40, यहाँ पे 30-40 क्या बता रहा है, यहाँ पे 30-40 आपको बता रहा है क्या, 30-40 आपको पेनिट्रेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है, पेनिट्रेशन और सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रेड 30-40 हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं रोड विथ हाई ट्रैफिक वॉल्यूम, जो वो रोड्स जिनकी हाई ट्रैफिक वॉल्यूम है उनके लिए हम ग्रेड 30-40 यूज़ करते हैं। और ग्रेड 60-70 हम यूज़ करते हैं सुपीरियर टाइप ऑफ रोड विथ हाई ट्रैफिक इन समर सीजन में। अगर ऐसे कुछ रोड्स हैं जिनकी ट्रैफिक ज़्यादा होती है, जो सुपीरियर टाइप ऑफ रोड है, उनमें हम ये वैल्यू यूज़ करते हैं। और अगर बात करें हम कटबैक बिटुमिन की, कटबैक बिटुमिन, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कोल्ड वर्क में यूज़ करते हैं, यानी जहाँ पे हमें ठंडी में, मतलब जैसे अगर ठंड मौसम है तो वहाँ पे हमें अगर यूज़ करना है तो वहाँ पे हम कटबैक का यूज़ करते हैं। और कटबैक क्या होता है ये अगर मैं बताना चाहूँ तो कटबैक बिटुमिन जो होता है वो होता है बिटुमिन हुज विस्कोसिटी इज रिड्यूस्ड बाय एडिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट। वो बिटुमिन, ऐसा बिटुमिन जिसमें हम क्या करें, उसमें हम कुछ वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला दें। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता दूं। वोलेटाइल मतलब होता है उड़ने वाला, जैसे स्पिरिट हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ जो मतलब ऐसा वॉलेटाइल सॉल्वेंट मिला दें और मिला के उसको क्या कर दें, उसकी विस्कोसिटी को कम कर दें। तो ये ऐसी चीज़ें जो है इसे हम कटबैक बिटुमिन कहते हैं और इसे हम कोल्ड वर्क में यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें इमल्शन की, तो इमल्शन क्या होता है, इमल्शन होता है टू इमिसिबल लिक्विड्स का सॉल्यूशन, जैसे कि पानी और तेल। उसी तरह से बिटुमिन के साथ भी कुछ ऐसी क्या बोलते हैं लिक्विड्स होती हैं जो मिक्स नहीं होती हैं। तो दो इमिसिबल यानी दो बिना मिलने वाली लिक्विड्स को अगर हम एक साथ मिला के, मतलब मिलाने की कोशिश करें और उसके थ्रू एक सॉल्यूशन बनाए, तो उसे हम इमल्शन कहते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम वेट कंडीशन में करते हैं, रेनी डेज में करते हैं, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आगे टाइप ऑफ कटबैक की, ये कटबैक के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये हमारा 3 तरह का होता है। एक होता है स्लो क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग और फिर रैपिड क्यूरिंग। स्लो क्यूरिंग जो होता है वो ब्लेंडिंग बिटुमिन विथ हाई बॉइलिंग। यहाँ पे हम हाई बॉइलिंग, मतलब स्लो क्यूरिंग वाला जो बिटुमिन कटबैक बिटुमिन होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है बिटुमिन के साथ हाई बॉइलिंग पे, मतलब हाई टेम्परेचर पे ब्लेंड किया हुआ रहता है। और अगर हम बात करें मीडियम क्यूरिंग की, तो मीडियम क्यूरिंग के पास क्या होता है, उसकी अगर प्रॉपर्टी बताएं तो वो जो है गुड वेटिंग प्रॉपर्टी रखता है। और अगर रैपिड क्यूरिंग की बात करें तो इसकी जो पेनिट्रेशन वैल्यू होती है वो 80 to 120 होती है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे RT रोड टार को बता रहा है, RT1, RT4, RT5। यहाँ पे इसका यूज़ क्या होता है, तो RT1 का हम यूज़ जो करते हैं, यहाँ पे ये मेरे शॉर्ट नोट्स है मेरे भाई, तो शॉर्ट नोट्स में मैंने सब चीज़ें नहीं की हैं, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वही सब बताया है। तो RT1 पे जो है हम सरफेस पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, RT1 सरफेस पेंटिंग, RT5 ग्राउटिंग और RT4 हम प्री मिक्स इन मैकाडम का यूज़ करते हैं। RT1 मतलब सुपीरियर ग्रेड, तो हम सरफेस पेंटिंग में यूज़ कर देंगे। RT5 खराब ग्रेड तो ग्राउटिंग में कर दिया, ठीक है। कंपैरिजन करें टार और बिटुमिन का, तो टार और बिटुमिन में कलर, टार का जो कलर होता है ब्लैक एंड डार्क ब्राउन होता है और इसका भी कलर उतना ही होता है। लेकिन ये टार जो होता है, वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड और कोल से मिलता है, ठीक है। वुड और कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें क्या बोलते हैं, टार मिलता है। और अगर हम बात करें बिटुमिन की, तो बिटुमिन जो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के थ्रू मिलता है। और हाँ, एक चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा सा मैंने मेरे भाई गलत बताया है, वो ये कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो मैंने आपको ये बात बताई ना, टार वाली चीज़, कि टार में जो है थोड़ी सी इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं, तो मेरे भाई टार में नहीं, एसफाल्ट में होते हैं। वो मेरे से थोड़ा सा गलती हुआ, मैं मानता हूँ। एसफाल्ट में जो होता है, एसफाल्ट जो कि बिटुमिन का ही एक फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म है, जो मैंने चीज़ बताई तुमको उस समय कि इनऑर्गेनिक मैटर होता है, सिल्ट होता है, वो एसफाल्ट कहलाता है, ठीक है। और टार जो होता है वो वुड का ही होता है, मतलब वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने पे हमें वुड का मतलब टार मिलता है, ठीक है। तो ये मैं इम्प्रूव का मतलब ये करना चाहूँगा, इम्प्रूव करना चाहूँगा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड एंड कोल से हमें क्या मिलता है, टार मिलता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से हमें क्या मिलता है, बिटुमिन मिलता है। और फिर डिस्ट्रक्टिव टार, फ्रैक्शनल बिटुमिन, मोर टेम्परेचर ससेप्टिबल, लेस टेम्परेचर ससेप्टिबल, मोर डक्टाइल, टार ज़्यादा डक्टाइल होता है जबकि बिटुमिन लेस डक्टाइल होता है। सॉल्युबल इन टाउलिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाउलिन में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल इन C2S एज वेल एज CCl4, यानी कि क्लोरोफॉर्म और क्या बोलते हैं इसमें C2S में ये जो है मतलब
सॉल्युबल होता है और ये जो है सिर्फ और सिर्फ टाउलिन में सॉल्युबल होता है। इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है क्योंकि ये वुड से निकल के आ रहा है और इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है इसके कंपैरिजन में। स्पेसिफिक ग्रेविटी की हमने बात कर ली थी 1.1 से लेकर 1.25 तक और 1 इसका जो 0.97 से लेकर 1.02 तक। ये टार में क्योंकि कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो ये हाईली टॉक्सिक है और ये भी टॉक्सिक है लेकिन इससे कंपैरिजन में कम टॉक्सिक है। इसका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है वो 48 से लेकर 56 डिग्री सेल्सियस तक है और इसका इससे कम है 35 से 70 डिग्री सेल्सियस है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, इसमें वेरिएशन कम है। असफाल्ट, देखो ये इसकी बात की थी हमने। असफाल्ट क्या होता है? एक तरह का इम्प्योर बिटुमिन होता है। बिटुमिन प्लस हाइड्रोकार्बन डिकम्पोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोट क्या होता है, किस तरह की कोटिंग होते हैं। तो पहला होता है प्राइम कोट, यूज टू प्लग इन द कैपिलरी वॉइड ऑफ पोरस सरफेस एंड टू bond the loose mineral particles on the existing surface of the road such as WBM base course। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइम कोट होता है, प्राइम कोट का मतलब क्या होता है? ये पहला कोट होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है परवियस, अगर कोई परवियस सरफेस है, परवियस मतलब कोई लूज और परवियस मतलब होता है जो जिसमें वाटर मतलब पोरस हो। ठीक है, परवियस मतलब होता है जो पोरस हो। अगर कोई पोरस सरफेस है, ठीक है, परवियस सरफेस है जैसे कि WBM का बेस कोर्स, तो उस पर हम क्या करते हैं, उस पर जब हम पहला कोट लगाते हैं, जो कि फर्स्ट कोट होता है, जिसे हम अप्लाई करके उसके ऊपर एक और कोट मतलब उसके ऊपर का जो हमें जो भी मतलब लेयर डालना हो डालते हैं, तो उसे हम प्राइम कोट कहते हैं। इन कंक्लूजन अगर मैं बताना चाहूँ तो कंक्लूजन में मैं ये कहूँगा कि अगर कोई परवियस सरफेस है, ठीक है, परवियस सरफेस है, तो उस परवियस सरफेस पे जो हम कोटिंग करते हैं उसे हम प्राइम कोट कहते हैं। ठीक है, और अगर हम टैग कोट की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिनस मटेरियल ओवर एन एग्जिस्टिंग पेवमेंट सरफेस विच इज रिलेटिवली इम्परवियस। ठीक है, अगर कोई इम्परवियस सरफेस है, इम्परवियस मतलब मान लीजिए कोई पुराना रोड है, उसी के ऊपर एक नया लेयर का रोड हम बना रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह में क्या होता है कि वो जो है इम्परवियस लेयर पे ही हम फिर से एक लेयर डाल रहे हैं, तो वहाँ पे जो हम कोटिंग करते हैं वो हम टैग कोट कहते हैं। ठीक है, अप्लाइड ओवर इम्परवियस सरफेस, अप्लाइड ओवर परवियस सरफेस। हम बात करते हैं सील कोट की, तो सील कोट क्या होता है? एक तरह का टॉप कोट होता है बिटुमिनस पेवमेंट पे, जो कि क्या करता है, जो कि वाटर को रोकता है। ठीक है, वाटर को रोकता है और इससे क्या होता है, प्रॉपर स्किड रेजिस्टेंस भी बनता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मिक्स डिज़ाइन मेथड की, जिसमें हम मार्शल मिक्स डिज़ाइन की बात करेंगे। तो ये क्या करता है, इसके थ्रू हम ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कितना बिटुमिन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फ्लो टेस्ट और स्टेबिलिटी टेस्ट के थ्रू जो है परफॉर्मेंस का प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, फ्लो टेस्ट एंड स्टेबिलिटी टेस्ट प्रोवाइड्स द परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन। ठीक है, फ्लो टेस्ट एंड स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं जिससे हमें परफॉर्मेंस का पता चलता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम साइज ऑफ जो एग्रीगेट हम लेते हैं वो 25 mm लेते हैं, यानी कि 25 mm तक के एग्रीगेट साइज की ही हम यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। और फ्लो जो होता है मेजर्ड एज डिटर्मिनेशन इन यूनिट्स ऑफ 0.25 mm, इफ डिफॉर्मेशन इज 6 mm देन फ्लो वैल्यू इज 24 मतलब 6 × 4। अच्छा, इनका मतलब ये है कि अगर हम फ्लो की बात करें तो फ्लो जो होता है वो हम इस तरह से बताते हैं, उसका जो यूनिट हम लेते हैं वो 0.25 mm लेते हैं। ठीक है, यूनिट हम कैसा लेते हैं, 0.25 mm लेते हैं। और अगर जो है किसी बिटुमिन में जो अगर हम डिफॉर्मेशन देख रहे हैं, ठीक है, फ्लो अगर मतलब उसको रख दिया और फ्लो कर रहा है, मतलब उसको अगर हमने छोड़ दिया स्टेबल और वो फ्लो करते हुए क्या किया 6 mm तक फ्लो हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 6 और 1 mm में कितना होता है 0. यहाँ क्योंकि यहाँ पे हम 0.25 mm ले रहे हैं यूनिट, तो 1 mm मतलब 4 हो गया, 4 × 0.25 mm। तो इसलिए जितना mm बढ़ेगा उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है यहाँ पे फ्लो वैल्यू जो है वो कितना है, 24 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करें अगर स्टेबिलिटी की, क्योंकि यहाँ पे जो मार्शल डिज़ाइन टेस्ट है वो बेसिकली फ्लो टेस्ट और स्टेबिलिटी टेस्ट पे ही बता रहा है। ठीक है, प्रिडिक्शन कर रहा है। तो मैक्सिमम लोड कैरिड बाय द स्पेसिमेन एट लोडिंग रेट ऑफ 50.8 mm पर मिनट एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सप्रेस्ड इन kg, यानी कि वो मैक्सिमम लोड जो कि कैरी कर सकता है स्पेसिमिन, बिटुमिन का स्पेसिमिन, किस रेट पे, मतलब उस रेट पे 50.8 mm पर मिनट, यानी कि आप इस तरह से लोडिंग कर रहे हैं कि पर मिनट जो है, पर मिनट जो बिटुमिन सैंपल है उसमें क्या हो रहा है 15.8 mm का, ठीक है, 15.8 mm यानी लगभग 5 सेंटीमीटर का क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, सेटलमेंट आ रहा है। ठीक है, तो और वो भी किस टेम्परेचर पे, तो 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, और इसे हम केजी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कुछ स्पेसिफिकेशंस की, तो स्टेबिलिटी वैल्यू जो है हम लोग का 340 केजी आना चाहिए, यानी 340 केजी पे जो है हमारा जो है इतना डिफॉर्मेशन आता है। और अगर हम फ्लो वैल्यू की बात करें तो ये 8 से 16 यूनिट होना चाहिए। परसेंटेज एयर वॉइड की बात करें तो 3 से 5%, और वॉइड फिल्ड विथ बिटुमिन
वॉइड फिल्ड विथ बिटुमिन VFB अगर हम बात करें तो 75 से 85% होना चाहिए। मतलब कि अगर उसमें किसी भी मतलब जितने भी उसमें वॉइड्स हैं उनमें 75 से 85% तक का जो है वॉइड आपका बिटुमिन से फिल हो जाना चाहिए। फ्लो वैल्यू 8 से 16 होना चाहिए। 8 से 16, यहाँ पे मैंने आपको 24 बताया था एग्जाम्पल में, 8 से 16 होना चाहिए। स्टेबिलिटी में 340 होना चाहिए। तो इतना चीज़ था। आज हमने जो है अपने पेमेंट मटेरियल को ख़त्म कर लिया। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तक एंड तक बने हैं। और ये था इस वीडियो में। और मेक श्योर करें कि आप, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे इस SSC JEE के क्या बोलते हैं क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। हम 90 डेज़ में इस पूरे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ मैं इस चैनल के लिंक, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको आप मुझसे और बेहतर तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको PDF और नोट्स मिलती रहें। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू।